अमित शाह जब कुछ चाह लेते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि उसे बीजेपी के हित में ला कर ही रहे। उनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी रहती है, इलेक्शन स्ट्रैटेजी, उसकी तो हर जगह पे चर्चा होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी किंग है तो अमित शाह किंग मेकर है। स्ट्रैटेजी, चीजें और इन सब चीजों के पीछे उनका सबसे बड़ा हाथ होता है। इतने टाइम में उन्होंने सिग्निफिकेंट विन दिखाए हैं बीजेपी गवर्नमेंट को 2014 के बाद से। कहाँ बीजेपी गवर्नमेंट इतने राज्यों में बस बसी हुई थी, इसे लेकर अब इस बार अब दो जो सबसे इम्पॉसिबल राज्य थे वहां पर भी अमित शाह ने अपनी नजर गड़ा ली है। और वो कहते हैं ना कि अमित शाह किसी चीज पे अपनी नजर गड़ा ले तो वो हासिल करके ही रहते हैं, क्योंकि साम दाम दंड भेद सब कुछ लेकर वो उस चीज के लिए आगे बढ़ते हैं। इस बार अमित शाह की नजर पड़ी है इन दो स्टेट के ऊपर। सबसे पहला है आपका तमिलनाडु और दूसरा है आपका पश्चिम बंगाल। जी हाँ, इन दोनों ही जगहों पर जो यहाँ के लीडर्स हैं, गवर्नमेंट है, पहली टीएमसी वेस्ट बंगाल के अंदर और डीएमके आपकी तमिलनाडु के अंदर, इनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि बहुत वर्षों से किसी ने इनकी नींव गिराई नहीं है। पर इस बार अमित शाह ने ठान लिया है कि पिछले जितने भी बार ये लोग हारे हैं यहाँ पे, इस बार जीत हासिल करके ही रहेंगे। वेस्ट बंगाल के अंदर तो अगर आप देखिए बीजेपी की विन सिचुएशन पूरी हद तक इस बार कोशिशें जो चल रही हैं बीजेपी की तरफ से वो ऑलमोस्ट डन है। मतलब इसमें कोई भी आशंकाएं नहीं हो रही है इस टाइम पर कि ममता बनर्जी ऑपोजिशन में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, पर बीजेपी के पूरे चांसेस है जीतने के, क्योंकि बीजेपी ने जो एसआईआर का इक्का फेंका है वेस्ट बंगाल के अंदर, उससे ममता बनर्जी की पूरी टीएमसी हिल गई है। उसके साथ साथ अलग अलग बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई है। अमित शाह ने जो एसआईआर के थ्रू जो सबसे बड़ा वोटर बैंक था ममता बनर्जी का, बांग्लादेशी मुस्लिम्स, उनका जब सफाया किया वेस्ट बंगाल के अंदर से, तो सबसे ज्यादा टीएमसी के लीडर तो हटा ही दो, वेस्ट बंगाल के खुद के लोग, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, उन सबने बधाइयां दी और सबने शुक्रिया अदा किया अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी का, और स्पेसिफिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, क्योंकि इतने सालों से ये लोग परेशान थे इनकी आतंकी चीजों से, इलीगल मंदिरों से, और साथ ही साथ जो क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा था वेस्ट बंगाल के अंदर। अमित शाह ने अपनी पूरी रणनीति बहुत तरीके से यहाँ पे रखी। जब एसआईआर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वेस्ट बंगाल की जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स थे वो निकलने लगे। अब बचा क्या, ममता बनर्जी के पास उनके 30% वोट जो बंगाली मुस्लिम से उनको आते हैं वो स्टैग्नेंट रहे, पर बाकी का 70% हिंदू और क्रिश्चियन का जो वोट है वो कहाँ जाएगा। वेस्ट बंगाल से इतना त्रस्त आ चुकी है उनकी पब्लिक कि अब चाहती है कि एक नया चेहरा देखने को मिले, और अमित शाह ने सही जगहों पे टारगेट करना सीखा। जी हाँ, उस टारगेट के बाद से अब बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं टारगेट कर रही है वेस्ट बंगाल की, बल्कि क्रिश्चियनिटी पर भी कर रही है। और आपको पता है कि क्रिश्चियन, कितने ढेर सारे क्रिश्चियन वहां पे इस टाइम पे उपस्थित हैं, और सब लोग स्पेसिफिकली अगर हम देखें कि जितने भी रूरल एरियाज के लोग थे, गांव के और ये टाउन सिटी, इन सब जगहों, टाउन के एक्चुअली, इन सब जगहों के लोगों के अंदर वोटिंग रेशियो ज्यादा पाया जाता है, और ये सब लोग बांग्लादेशी मियाओं से बहुत तरस थे। साथ ही साथ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ जाते थे। एक टाइम पर अंग्रेजों का टाइम था जब बंगाल को कैपिटल बोला जाता था इंडिया का। जी हाँ, सोने की चिड़िया बोली जाती थी, क्योंकि इतनी ढेर सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे स्थापित थी, इतना पैसा था, इतना व्यापार था। और आज की डेट में ममता बनर्जी की टीएमसी ने सिर्फ और सिर्फ गरबा करना सीखा है, लड़कियों के रेप केसेस के ऊपर लड़कियों को ही दोषी देना सीखा है, और साथ ही साथ हर चीज में बस सेंटर के ऊपर इल्जाम लगाना सीखा है। और उसके अलावा बंगाल की पूरी सोने की खाल को उधेड़ के बैठी हुई है ममता बनर्जी। इतने सालों में ममता बनर्जी ने जो सोने की खाल उखाड़ के रख ली है वेस्ट बंगाल की जो इकोनॉमी डाउन कर दी है, वहां पे इन्फ्लेशन हाई कर दिया है, इन सब चीजों के बाद भी उनका मन नहीं माना है, अभी भी और टाइम सत्ता में रहना चाहती हैं। पर अमित शाह इस चीज को लग नहीं रहा है कि पूरा होते हुए देख पाएंगे।
दूसरी जो मैं स्टेट की बात करती हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वेस्ट बंगाल के अंदर तो अभी भी हम कह सकते हैं कि अच्छा रेशियो चल रहा है 60-40 का। 60 पर बीजेपी है, 40 पर टीएमसी है। लेकिन अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे तो चीजें अभी भी इतनी साफ दिखाई नहीं दे रही हैं कि अगर मैं आपको कह दूं कि बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है, तो ऐसा कुछ अभी तमिलनाडु के अंदर दिख नहीं रहा है। पर तमिलनाडु के अंदर एक चीज दिख रही है जो बहुत ढंग से पता चल रही है कि तमिलनाडु के अंदर अमित शाह की नजरें बिल्कुल बाज की तरह बैठ गई है। अब वो ये सोच रहे हैं कि उनको अलायंस किससे करनी है। देखिए, तमिलनाडु के अंदर जो मेजोरिटी द्रविडियंस हैं वो तो डीएमके को ही वोट करते हैं, डीएमके की आइडियोलॉजी को वोट करते हैं। मैं आपको एक बात ऑल्सो बता दूं कि ये डीएमके अपने आप को हिंदू नहीं मानते, पर इनका कल्चर भी हिंदुइज्म की तरह ही होता है। एक तरीके से हिंदू और द्रविडियन में ऐसा बहुत वास्ट डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा कल्चर में और एग्जिस्टेंस में, इन सब चीजों में। लेकिन यहाँ पर डीएमके समर्थन बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन अब अमित शाह ने सोचा है कि कौन सी पार्टी के साथ अलायंस में लाए कि डीएमके की स्ट्रॉन्ग जो फील्डिंग है तमिलनाडु के अंदर उसको तोड़ा जाए। इन सब चीजों के लिए अमित शाह ने इस बार अलायंस करने की सोच रहे हैं जो विजय थालापति की जो पार्टी है टीवीके। जी हाँ, वो पार्टी अभी अभी बनी हुई है और उस पार्टी का जो वोटिंग बैंक है वो किसी के भी अभी दिमाग में नहीं बैठा है कि कितने हद तक टीवी के इस टाइम के इलेक्शन में प्रॉफिटेबल बिजनेस ला सकती है। इनफैक्ट विजय को खुद भी नहीं पता है कि वहां पर कितने बहुमत से वो जीत सकते हैं, कितना वोटर बैंक आ सकता है। दूसरी चीज कि विजय क्रिश्चियन है, तो यहाँ पर जो आपकी बीजेपी है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं अपने वोटर बैंक में रख सकती है, पर क्रिश्चियनिटी को भी रख सकती है। जी हाँ, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कि किस तरीके से डीएमके को इस बार हराया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी तमिलनाडु की जो हिंदू पॉपुलेशन है वो इस टाइम पे डीएमके से बहुत हद तक त्राही त्राही माम हो चुकी है। जी हाँ, एक तरफ हम देखेंगे कि एमके स्टालिन ने बहुत कोशिशें की, पहले अपने आप को इतने टाइम से इस पार्टी का लीडर माना, सीएम बनाया, और अब वो धीरे धीरे करके उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, जिनको उन्होंने बिना किसी एज सच वोटिंग तो हुए थे पर बहुत ही नेपोटिज्म का एक पार्ट समझ लीजिए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब वो चाह रहे हैं कि डीएमके का जो आगे का इतिहास है, फ्यूचर है, वो ऑब्वियस सी बात है उदयनिधि स्टालिन ले। पर उदयनिधि स्टालिन को अब ये किस तरीके से सीएम की गद्दी पे बैठाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा से डीएमके की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर रही है, उनके ऑपोजिशन में लोग इतने स्ट्रांग रहे ही नहीं है। इसीलिए इस बार बीजेपी ने ये सोचा है कि डीएमके के जितने भी ऑपोजिशन है उन सब के साथ अलायंस करेंगे, और उन लोगों को बीजेपी के साथ अलायंस करना भी पड़ेगा, क्योंकि बिना बीजेपी के अलायंस के वो जीत ही नहीं पाएंगे। डीएमके बहुमत में है, उनके एमएलए इतने ज्यादा हैं, उनका वर्चस्व तमिलनाडु के अंदर इस तरीके से है, फॉलोइंग इस तरीके से है कि बहुत मुश्किल है उनको गिराना। अगर इस बार लोगों को जीतना है तो उनको बीजेपी का साथ लेना ही पड़ेगा, और बीजेपी ने खुली हैंड, खुली छूट दी है कि जितने भी लोग इस टाइम पर जितनी भी और पार्टियां जो डीएमके के खिलाफ लड़ना चाह रही हैं या ऑपोजिशन में, वो हमारे साथ आके लिंक करिए। अगर हम सब एक साथ इंडिया अलायंस की तरह लिंक होके जाएंगे तभी हम तमिलनाडु के इलेक्शन के अंदर डीएमके को हरा पाएंगे। समझ रहे हैं आप एमके स्टालिन की पावर कितनी ज्यादा है तमिलनाडु के अंदर। लेकिन बीजेपी भी कहीं से चूक नहीं रही है। पिछली बार की लोकसभा इलेक्शन में हालांकि तमिलनाडु के अंदर बीजेपी ने आज सच कुछ परफॉर्म नहीं किया था, पर फिर भी उनको 11% से ज्यादा वोट्स मिले थे, जो कि बीजेपी के इतिहास में बहुत बड़ी चीज थी। तमिलनाडु के अंदर बीजेपी का वर्चस्व एकदम नलिफाई है, जीरो है। लेकिन इस बार इतनी कथित कठिनाई हुई है, इतनी तरीकों की चीजें हुई है तमिलनाडु के अंदर, जैसे कि अभी जो कीर्ति दीपम था, वहां पे मद्रास हाईकोर्ट के परमिशन देने के बावजूद भी डीएमके के या आपके एमके स्टालिन ने वहां के श्रद्धालुओं को ऊपर नहीं ही जाने दिया। साथ ही साथ वॉयलेंस की बात की, ये सब कुछ की। और जब एनएमएलआई वापस आए इन लोगों के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उनको और उनके समेत औरतों को, बच्चों को, इन सब लोगों को जो बीजेपी के थ्रू लड़ रहे थे, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे इस चीज के खिलाफ, उनको जेल में डाल दिया गया। ऐसी बहुत सी चीजें इस बार हुई हैं। एमके स्टालिन ने हिंदी बोर्डिंग्स, हिंदी होर्डिंग्स, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी सॉन्ग्स, हिंदी मूवीज, इन सबको बैन कर दिया तमिलनाडु के अंदर। और तो और उनके जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, वो तो साफ साफ स्टेटमेंट देते हैं कि भगवाधारी लोग एक तरीके से
कोरोना वायरस की तरह हैं, जो बढ़ते ही जा रहे हैं, स्प्रेड होते ही जा रहे हैं। इस तरीके की स्टेटमेंट्स उन्होंने बार-बार लाया है। इस टाइम पे तमिलनाडु के जो हिंदू हैं और क्रिश्चियंस हैं, उनके दिलों के अंदर इस तरीके से खलबली मची, इस तरीके से चोट पहुँची है, क्योंकि उन्होंने एम के स्टालिन को बार-बार बहुत मौका दिया कि वो हमारे मसीहा बन सके। पर धीरे-धीरे करके एम के स्टालिन ने अपनी सही छवि सामने ला के रख दी। इतना ही नहीं, उदयनिधि स्टालिन तो इस तरीके से हिंदुओं से हेट करते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा, मैं मुस्लिम बन जाऊंगा, मैं कुछ भी बन सकता हूँ, पर मैं हिंदुइज्म में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। ये मतलब कट्टरवादिता कहाँ से आई है? देखिए, आपको बीजेपी से प्रॉब्लम है, आप बीजेपी से प्रॉब्लम रखिए, पर वहां पे जो हिंदू हैं, जो आईटी सेक्टर से लोग जाते हैं, अलग अलग स्टेट से लोग जाते हैं, वहां पर अगर आप ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे तो आप तमिलनाडु के लोगों का भी तो सोचें। चेन्नई एक तरीके से दूसरा आईटी हब है इंडिया का, और वहां पे उन बच्चों का क्या हाल होगा जो यहाँ से अपनापन, अपनी नई जॉब के लिए जाते हैं। अगर वहां पे उनको जस्ट बिकॉज हिंदू होने की वजह से, हिंदी बोलने की वजह से अपनापन ही फील ना हो, तो किस तरीके से ये लोग सर्वाइव करेंगे? हमारे नॉर्थ के अंदर अलग अलग दिशाओं से इतने ढेर सारे लोग आते हैं, पर हमने कभी कुछ भी मतभेद या भेदभाव करने की कोशिश नहीं की। अगर हुआ भी होगा तो भी हम यही कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को सलामती से रखा जाए, और कुछ गलत हो गया हो तो फिर हम उसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। जैसे कि अभी क्या हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट से एक बच्चा आया था, एंजल चमका नाम का, जो कि देहरादून में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। बहुत लोगों ने उनको घटिया बात, उसको एक तरीके से स्टीरियोटिपिकल मैनर में बहुत घटिया उपशब्दों का इस्तेमाल किया। उसने जब उसके खिलाफ बात की तो उसको मार दिया गया। इतना ही नहीं, 17 दिन तक वो हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की बाजी लगा के वहां पर डटा रहा, उसके बावजूद भी उसकी मृत्यु हो गई। और इसके लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेलिवेंट स्टेप्स उठाए, उन लोगों को पकड़ा गया और साथ ही साथ सलाखों के पीछे रखा गया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसे इंसिडेंसेस होने चाहिए प्रोवोक, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ मैं, पर मैं ये कह रही हूँ कि अगर इंसिडेंसेस हो भी रहे हैं तो उनकी कन्विक्शन रेट भी अच्छी खासी आ रही है। पर एम के स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन के हिसाब से अगर आप तमिलनाडु के अंदर आ रहे हैं तो आप तमिलियन द्रविडियन तरीकों की चीज़ों को फॉलो करिए, उनके हिसाब से रहिए, वरना आपका सर्वाइवल नहीं है। इसीलिए कहती हूँ कि तमिलनाडु का इलेक्शन आ रहा है, आँख खोल के देख लीजिए कि इस बार किसकी सरकार लानी है। वामपंथियों की चीज़ों के अंदर इतना मत घुसिए कि अपनी जान भी खतरे में आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है, और जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट करके जाइएगा, और हमें ऐसे ही देखते रहिए एबीसी हिंदी पर। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ